हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। अच्छे से पढ़ाई चल रही है ना, पीवाईक्यू सीरीज में मजे आ रहे हैं ना। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। स्टार्ट करेंगे और आज अपना कंटिन्यूशन करेंगे, आप कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज का। ईयर है 2022। टर्म 1 हमने पहले ही भी कवर कर लिया था एंड टर्म 2 के भी हमने सेट 1 सबसेट 1, सेट 2 सबसेट 1, सेट 3 सबसेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बारी है सेट 4 सबसेट 1 की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे टर्म 2 में टोटल सेट्स आए थे 5 और हम डिस्कस कर रहे हैं सारे ही सेट के सबसेट 1, क्योंकि बाकी जो दो सबसेट थे उनमें भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, इसलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं करा। क्लियर। एंड आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ये जो हमारा टर्म 2 का पेपर था ये 2 घंटे का था, 35 मार्क्स का था। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आए थे 12 और सारे ही क्वेश्चंस करना कंपल्सरी था। इसमें सेक्शन थे आपके ए बी सी, जिसमें से सेक्शन ए के थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन बी के थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में आया था आपका केस स्टडी, जिसमें थे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। क्लियर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपने टर्म 2 का सेट 4 का सबसेट 1। तो गेट सेट रेडी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक बोर्ड एग्जामिनेशन जो सेट करता है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पेपर सॉल्व कराए आई कैन सी दिस क्वेश्चन कि मतलब इतनी बार पूछा गया है ना कि ना अब तो शायद अगर बच्चे कंटिन्यूसली 17, 18, 19 ईयर के पेपर अगर आपने सॉल्व करे होंगे तो आपको अभी तक तो ना सिर्फ देखा होगा और बनाना शुरू कर दोगे आप। तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, और ये क्वेश्चन भी कैरी करता है हमारा 3 मार्क्स, जिसमें बोला गया है कि ड्रॉ लेबल रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी। और किसकी बात हुई है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हुई है। इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज bigger in size as compared to the eyepiece, as you can see here that objective lens is bigger and eyepiece is smaller। और बोला गया कि फाइनल इमेज आपकी कहाँ बने? इंफिनिटी पर बने। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही है, कहाँ से आएंगी? इंफिनिटी से आएंगी। जब वो आई, क्योंकि अभी एक कन्वर्जिंग है तो सबने उस सारी रेस को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर मिलाया जहां पर आपकी इमेज फॉर्म हुई है, उसी यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो है उसको हमने कह दिया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज object for the eyepiece। तो when you are going to see from this side of the eyepiece, you can see कि आपके जो देख रहे हो ना, तो उनको ये रेज यहाँ पर आगे की तरफ एक्सटेंड कर कर आपको इमेज जो है ना वो इन्फिनिटी पर मिलती है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आपकी ये रेज यहाँ से आप देखने को कोशिश कर रहे हो, इस तरीके से रेज जा रही है, बट कहीं पर मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर आपने आगे बढ़ाया, आपने तो देखा कि फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। अब यहाँ से आप देखोगे दिस इज नॉट ए, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर एंगल बीटा। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप फिगर बनाओगे तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बनाओगे, आईपीस को छोटा बनाओगे, अपनी आई यहाँ पर बनाओगे, और फिर जब इसमें आप एक्सटेंड कर कर यहाँ पर मेंशन कर दोगे इमेज। अब जहां पर इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी वहां पर आपका क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हो जाएगा। बस इस फिगर को आपको बनाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग क्या करोगे भाई? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव सेंटर है, ये क्या है? इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म्ड हो गई है। यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बताओगे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बताओगे, और यहाँ पर लिख दोगे कि जो फाइनल इमेज है ना वो अब इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड हो गई। दैट्स इट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट पूछा गया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि अब जो टेलीस्कोप है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हमको गिवन है और आईपीस का फोकल लेंथ हमको गिवन है। फिर बोला है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, तो मतलब जो अभी हमने डायग्राम देखा उसी में एफओ एफई हमें गिवन, आप समझ लो। फिर बोला है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब इन दिस एडजस्टमेंट, एंड इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है फॉर इन केस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको डिनोट करते हैं हम ट्यूब लेंथ को कैपिटल एल से, विच इज इक्वल टू एफओ प्लस एफई, और ये हो जाएगा 150
प्लस 6 दैट इज 156 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है मैग्निफिकेशन कितना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दैट इज FO अपॉन FE विच इज 150 अपॉन 6। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25। देख लो भाई 2 जा 50, 25 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन आ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सिंपल था। ये पोर्शन तो बहुत ही सिंपल था। जो डायग्राम में काफ़ी लोगों को लर्न नहीं होता है, बनाना ढंग से नहीं आता है, क्लियर नहीं बनता है, नीट नहीं होता है, लेवलिंग करना भूल जाते हैं, ये सारे इश्यूज होते हैं। तो अगर मैं बार बार उस पॉइंट को कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जब भी आप वो क्वेश्चन देखोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जरूर आएगा कि हाँ भाई मैम ने ये वाली बात बोली थी, ये मुझे कर लेना चाहिए। आप देखते हैं इसी क्वेश्चन के और पोर्शन में भी क्वेश्चन आया हुआ था, उसको देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के और पोर्शन की। पहले हमने देख लिया अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो अब इसके और पोर्शन में पूछा गया था कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम showing the formation of the image at least distance of distinct vision by a compound microscope. And if we talk about the compound microscope, so don't be confused with the astronomical telescope figure and the compound microscope. In case of astronomical telescope, we consider objective lens is larger than the eyepiece, but here in case of a microscope, in compound microscope, the objective lens is smaller than the eyepiece, as you can see here in the figure. So this is your objective लेंस। अब यहां पर आपको ये दिख गया कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है। तो चलो बात करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव लेंस को ही समझ लेते हैं, इतना पोर्शन अभी नहीं देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जब हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, कहां पर रखा है, ये आपका फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। ओके, नेमिंग A and B, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो अब यहां से एक रे जब गई आपकी ऑप्टिकल सेंटर से वो रे जब जाती है तो क्या रूल होता है कि वो एज इट इज ट्रेवल करती है, तो वो एज इट इज निकल गई। फिर हमने दूसरी रे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो पैरेलल जो रे गई तो वो यहाँ पर इस लेंस पर क्या होगी, किस पॉइंट से होकर निकलेगी, वो फोकस जहां से वो निकली और वो जहां पर मिली दोनों अपनी इंसिडेंट रे, वहां पर आपका क्या क्रिएट होता है, आपका इमेज क्रिएट होता है। तो ये जो इमेज आपकी आई तो ये आपको क्या दिखेगी, ये जो इमेज का जो नेचर रहने वाला है, मैं बोल देती हूँ A1 B1 का, दैट इज रहेगी तो रियल बट इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, A1 B1। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमने लगा लिया यहाँ पर अपना आई पीस, अब हमें इमेज का फॉर्मेशन कराना है। तो उस आई पीस के लिए ये जो हमारा इमेज क्रिएट हुआ है फ्रॉम बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ठीक है, अब ये अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी जो हमें इमेज है वो एक मैग्नीफाइड इमेज ही चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज को ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया फोकस ऑफ आईपीस एंड दिस इज योर ये क्या कहलाएगा इसका, ये जैसे नेमिंग यहाँ पर दी हुई है ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक आईपीस। अब आपने यहाँ पर अपनी आईज रखी है, यहाँ से आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि जब यहाँ से रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, ये वाली रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो इस तरीके से, लेकिन कहीं पर भी इमेज फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। तो फिर आपकी जब आपने वहाँ से देखा तो आपने अपनी इमेज को पीछे की तरफ खींच कर एक मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट कर दी। तो A2 B2 क्या हो गया, मैग्नीफाइड आपको इमेज मिल जाएगी। अब देखो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए UO थी, यहाँ पर जहाँ पर उसकी इमेज फॉर्म हुई वो उसका VO हो गया, मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फॉर द आई पीस, तो इसका ये क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस फॉर द
आई पीस। बस सारी हमने नेमिंग कर दी, सब कुछ कर दिया। यहाँ पर अपनी आईज आप बना सकते हो, नहीं तो टू द आई बोल सकते हो। इस तरीके से पूरी लेबलिंग करने के बाद आपको आपकी एक इमेज मिल जाएगी, एक मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। सो दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जो और पोर्शन में जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम तो बना ही लिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें पूछा गया है स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मैग्नीफायर ऑफ द फोकल लेंथ। अब मैग्नीफायर की बात है तो ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। हमने अभी देख लिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी पर है। फिर बोला गया है कि आपको इसमें फर्स्ट निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब देखो इसकी ये लेफ्ट तरफ है, मतलब u इक्वल टू हो गया आपका -3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है यहाँ पर v। तो v के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये लेंस है तो ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, देन 1/4 इक्वल टू 1/v माइनस में आप रखेंगे -3 विच इज 1/4 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/3 और 1/v इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3 विच इज 12। 3 माइनस 4 1/12 नेगेटिव में, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आ गया आपका -12 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको इमेज कहाँ मिलेगी, 12 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में ही, यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब इस डिस्टेंस बता रही हूँ कि 3 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक, क्योंकि नेगेटिव है। फिर पूछा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, तो आप कहोगे दैट इज m इज इक्वल टू v/u। v क्या है मेरा -12, u कितना है -3, दैट इज 4। तो मतलब कितनी मैग्नीफाई हो चुकी होगी, 4 टाइम्स वो मैग्नीफाई होके मेरी इमेज मिलेगी। तो ये मैग्नीफायर था, तो हाँ भाई उसने अब इमेज को मैग्नीफाई कर दिया है 4 टाइम्स। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ए पोर्शन की, जिसमें बोला गया है कि यूज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन टू डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो हमें किसके बीच का रिलेशन बताना है, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हम फॉर्मूला तो जानते ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, दैट इज E विच इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज hν माइनस वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना। व्हाट इज वर्क फंक्शन, दैट इज hν0। और हमारे इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट होते हैं, जब हमारा न्यू इज ग्रेटर देन द ν0, है ना। उस फ्रीक्वेंसी से जब ज़्यादा आप होंगे तब क्या फ्रीक्वेंसी इजेक्ट होगी। उसके बाद क्या होगा कि अब अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज ही क्यों होगी, डिक्रीज क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए है। तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँ E दैट इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो मेरी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक तो कुछ नहीं होगा, दैट इज योर ν0, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। एंड फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद द फ्रीक्वेंसी। और ये हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाल लिया। तो हम कह देंगे कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज ग्रेटर देन द ν0, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस। आफ्टर दैट इफ frequency is increases, then kinetic energy, maximum kinetic energy या फिर kinetic energy is also increases. So this is your graph. Now move to the B portion of this question. आप देखते हैं 9th का B portion, जिसमें बोला गया है कि a photosensitive surface is illuminated with a beam of a yellow light and a red light, both of the same intensity, in which case the photoelectrons have more kinetic energy and B में पूछा है more number of electrons be emitted, justify your answer in each case. Okay, तो आपके पास है एक येलो लाइट
और एक रेड लाइट। वी नो दैट द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देन द अदर लाइट, तो ऑब्वियसली येलो लाइट से भी ज्यादा होगा। इफ द वेवलेंथ इज मोर फॉर द रेड लाइट देन ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी फॉर द रेड लाइट इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो लाइट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पोर्शन जिसमें पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, यही है ना। तो फ्रॉम द प्रीवियस equation that is h nu minus phi naught, here you know that ek is directly proportional to the frequency. So in this case the frequency of the red light is smaller than the frequency of the yellow light, then obviously kinetic energy for the yellow light is more than the kinetic energy for the red light. तो आप बोल दोगे कि yellow light have more kinetic energy। ठीक है, हो गया, रीजन के साथ बता दिया। फिर क्या पूछा है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी एमिटेड। आप देखो, अगर आपको मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करते हैं ये, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। और इंटेंसिटी की बात करें तो यहां पर तो दोनों ही लाइट की सेम इंटेंसिटी है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट कब होंगे, जब आपकी एनर्जी जो है, जो आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो दैट इज ग्रेटर देन द म्यू न्यू नॉट, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तभी तो होगा। तो बस ये कंडीशन वहां पर स्पेसिफिकली आप लिख सकते हो। अब क्योंकि ये इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है और दोनों ही लाइट की सेम इंटेंसिटी है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये चलो हो सकता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो, क्योंकि इंटेंसिटी यार, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि इंटेंसिटी सेम है। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म। तो ये रहा हमारे प्रिज्म, यहाँ सर ये जो हमारी ये आ रही है इंसिडेंट रे, और ये बना रही है एंगल नॉर्मल से 45 डिग्री, और ये सिमेट्रिकली पास हो गई। अब अगर कोई भी रे प्रिज्म से सिमेट्रिकली पास हो जाती है तो हमारा यहाँ से जो एमर्जेंट एंगल है और ये जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है पहले पोर्शन में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विच इज डेल्टा एम, फिर बी में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म दैट इज म्यू, फिर पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट पी। ठीक है, एंड ए आपको दिया गया है विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमारे पास अगर ए गिवन है और बात अगर हो रही है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, इस केस के लिए पहले हम फिगर कंप्लीट कर लेते हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा R1, ये हो जाएगा आपका R2 और ये वाला हो गया आपका डेल्टा विच इज योर डेविएशन एंगल। इन द केस ऑफ अ मिनिमम डेविएशन दिस R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, और हमने प्रिज्म में ये वाली इक्वेशन पढ़ी दैट एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये सब मत पूछना ये कैसे आया, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रिज्म की सारी इक्वेशन, सारे फॉर्मूले सब कुछ पता है। अब अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाता है तो हम इसको मान लेते हैं 2R1, और R1 हो जाएगा A/2 विच इज योर 60 डिग्री अपॉन 2 एंड दिस इज योर 30 डिग्री। तो R1 कितना आ गया है, 30 डिग्री। अब अगर डेल्टा एम इक्वेशन की बात करें विच इज आई प्लस ई माइनस से, या तो होगा ही। अब क्योंकि सिमेट्रिकली पास हुआ है तो आई इज इक्वल टू ई, तो शेल आई पुट ई इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 2i माइनस से, और आई तो मेरे पास दिया ही गया है 45 डिग्री, ए दिया गया है 60 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री इट विल बिकम 30 डिग्री। तो मेरा मिनिमम डेविएशन एंगल कितना आ गया, ये कैसे आ गया, 90 माइनस 60 30 डिग्री। तो ये मेरा आ गया
30 डिग्री। अब मेरा ये पोर्शन तो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इसके बी पोर्शन की। अब देखो बी पोर्शन में क्या पूछा है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म में, दैट इज साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन sin a upon 2. What is a? A is the angle of the prism, delta m is the minimum deviation angle. दोनों की वैल्यू हमें पता है, that is sin 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री अपॉन 2 अपॉन sin 60 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा sin 45 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री विच इज 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन 2 और इट विल बिकम 2 अपॉन रूट 2 और आप कह सकते हो रूट 2। तो आपका कितना आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, दैट इज रूट 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया, यहाँ पर आप लिख दोगे रूट 2। अब क्या बात करनी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो अगर इसकी बात करें इसके सी पोर्शन की, जहां पर पूछा गया है कि आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, कहां पर, एक पॉइंट पी पर, दिस इज योर पॉइंट पी, दिस इज योर पॉइंट पी, इस पर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो ये तो हमने पहले भी निकाला हुआ है, R1 इक्वल टू 30 डिग्री आया था। और अगर यहाँ पर भी अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो विच इज साइन आई अपॉन साइन R1 विच इज इक्वल टू म्यू, दैट इज साइन आई कितना है 45 डिग्री अपॉन म्यू कितना आया आपका रूट 2 और यहाँ पर आप ले जाओ साइन R1, इट विल कम आउट, यहाँ से भी आपका R1 जो है वो 30 डिग्री आएगा। और जब आपने मिनिमम डेविएशन वाला केस लिया था जहाँ पर R1 इज इक्वल टू R2 करा था, फिर आपको A दिया गया है, वहाँ पर भी आपका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P R1 कितना आ गया था 30 डिग्री आ गया था। और बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ भी इतना आ गया, कैसे भी आप बता सकते हो वहां पर। तो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा सॉल्व हो गया है, ABC पोर्शन सॉल्व। आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल है और इतनी बार मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए तो जिससे हमें ये आइडिया पड़ गया है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो ये क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क्स। यहाँ पर इसमें लिख देती हूँ मैं 3 मार्क्स का है ये। इसमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर यूज्ड इन रडार सिस्टम। तो ये तो क्वेश्चन हमने इतनी बार पढ़ा है ना क्लास में कि सबको याद होना चाहिए दैट यहाँ पर यूज होती हैं हमारी माइक्रोवेव्स। अब इनकी जल्दी से फ्रीक्वेंसी रेंज भी बतानी है, जल्दी से बता दो। तो क्या रेंज होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 1 × 10⁻9 हर्ट्ज और कई जगहों पर दी रहती है हमें 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो हमने इसकी रेंज भी लिख दी। अब सेकंड में पूछा है कि अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या अफेक्ट करेगा, कौन सी वेव करेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके सेकंड में क्या बोला है कि आपको कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप यूज करते हो अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट में जो आपकी वेव्स यूज होती हैं दैट इज योर IR वेव्स, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट में आपको डार्कनेस में दिखना होता है उसके लिए IR वेव्स यूज होती हैं यहाँ पर, जिनकी रेंज होती है 10⁻12 हर्ट्ज टू 10⁻14 हर्ट्ज तक। अगर वेवलेंथ की बात करें तो 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। अब बात करते हैं आर यूज्ड इन द आई सर्जरी। आई सर्जरी में कौन सी EM वेव्स यूज होती हैं। तो बेसिकली आई सर्जरी में किस चीज़ की कौन सी आजकल टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो उसी के लिए एक लेसिक आई सर्जरी होती है जिसमें हम मेनली यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेड्स। और ऑब्वियसली क्योंकि आई सर्जरी के लिए हमारे पास जो भी वेव्स आ रही हैं उनका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है और हाई प्रिसीजन उनकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी, मतलब उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हाई प्रिसीजन और फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन पर ही फोकस्ड करके सर्जरी करते हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज की होती है, इसीलिए आई सर्जरी में हम यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज जिनकी रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की 10⁻14
हर्ट्ज टू 10⁻17 हर्ट्ज, और कई जगहों पर 10⁻16 तक भी हो जाता है, डिपेंड्स, हर जगह पर अलग अलग दिया गया है। तो आपको ये पता है कि भाई इससे इतना तक होता है। तो आपने ये देख लिया, देखो कितना आसान है इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स को गेन करना। सिर्फ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर जो है उसमें आपको एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की रेंजेस याद होनी चाहिए, और उनके एप्लीकेशंस याद होने चाहिए, क्योंकि उनसे आई एम वेरी श्योर कि क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स में हो चाहे वो 3 मार्क्स में हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के सेक्शन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है कि अ प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो इस बात पे हमको ध्यान देना है कि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करना है और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड वेरीफाई करना है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो जब भी हमें रेयर से डेंसर जाना है तो हमने एक सरफेस मान लिया, यहाँ पे हमारी एक इंसिडेंट लाइट आ रही होगी, इंसिडेंट रे आ रही होगी, सॉरी, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया। ये हमारा कौन सा मीडियम है? रेयरर है। ये कौन सा मीडियम है? हमारा डेंसर है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसकी जो ये V1 मान लो, ये V2 मान लो। यहाँ पे हम मान लेते हैं T=0 पर वो यहाँ है और T=T पर वो यहाँ होगा। ठीक है, जो आपका इंसिडेंट रेज आ रही है। ओके, जब आप रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करोगे तो वो बैंड कहाँ करेगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से करेगा। यहाँ पर भी जब वो यहाँ आएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से करेगा, है ना? ठीक है, अब इस वाली इंसिडेंट रे का जो वेव फ्रंट है वो कुछ हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ बनेगा, ज्वाइन कर दिया हमने, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये टी टाइम में ट्रेवल करके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है फर्स्ट मीडियम में? v1 है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? t टाइम से, तो v1t हो गया। उसी तरीके से जो रिफ्रैक्टेड है उसका भी कहीं पर इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, वो ट्रेवल करके आएगा कुछ v2t। लेकिन यहाँ पर अगर हम मान लें कि जो v1 जो है स्पीड जो है दैट इज ग्रेटर देन द v2, तो मतलब क्या कह रही हूँ मैं? रेयरर मीडियम में जो मेरी स्पीड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डेंसर मीडियम, तो वो ज़्यादा ट्रेवल कर गया रेयर में। इससे कम ट्रेवल करना चाहिए दूसरे वाले मीडियम में, तो हम मान लेते हैं वो कहीं यहाँ ट्रेवल करा, मान लेते हैं, अज्यूम ही तो कर रहे हैं ना सिचुएशन। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये कहलाएगा आपका एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? v2t हो जाएगी। ठीक है, हम नाम नेमिंग कर देते हैं, ये मान लेते हैं हम A, C एंड ABCD, हमने नेमिंग कर दी। अब हमें क्या करना है? हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके हमें अपना स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो अभी हमने जो ये केस देखा है ना, ये रेयरर टू डेंसर है। ज़्यादातर पेपर में डेंसर टू रेयरर भी पूछा गया है, तो दोनों केसेस से आपको स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अब कैसे करेंगे। हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD ले लिया। यहाँ पर अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई है। अब देखो ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, यहाँ पर भी एंगल आई है, ये है आपका 90 माइनस साई। ठीक, यहाँ पर क्योंकि ये आपका नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आपका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है। तो हमने इसको एंगल R ले लिया, ये 90 माइनस R है तो ये भी R हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा इसको अच्छे से वो कर लेना। अब देखो ये जो ट्रायंगल बने हैं इसको अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये क्या है? ABD। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा D, ये है 90 डिग्री, ये है आपका, यहां से आप बोल दोगे कि साइन I इज इक्वल टू, ये V1t है, V1t अपॉन
AD कैसे आ गया ये, साइन आई निकाला है P/H करके। उसी तरीके से अगर एंगल ACD देखोगे तो ACD कुछ इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा एंगल R और ये रहेगा आपका 90 डिग्री। यहां पर भी लगाओगे तो साइन R इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये क्या है आपका V2T, तो V2T अपॉन AD। दोनों को डिवाइड करो, किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल टू V1T अपॉन V2T निकल कर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो गया, V1 अपॉन V2। तो हम तो कह दूंगी भाई मेरा स्नेल्स लॉ हो गया। आप कहोगे नहीं मैम वहां पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बिल्कुल होता है। तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है अपना C अपॉन म्यू। मतलब मेरा कहने का है कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू द μ2 अपॉन μ1। कैसे आया भैया, इस रिलेशन से आया है। दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर साइन आई अपॉन साइन आर V1 अपॉन V2 के बराबर है तो वो μ2 अपॉन μ1 के भी बराबर हो जाएगा। तो दिस इज योर स्नेल्स लॉ हैज प्रूव्ड। तो हमने हाइगस प्रिंसिपल का यूज करके वेवफ्रंट वगैरह बना के हमने अपना प्रूफ कर दिए यार रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ। आप भी कर लेना अच्छे से, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी तक मैंने जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं कुछ ही पेपर्स में छोड़ के हर पेपर में डेंसर टू रेयरर या फिर रेयरर टू डेंसर पूछा ही गया है। नाउ मूव टू द आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि होने वाला है केस स्टडी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस N1 and N2 are separated by a spherical transparent surface. The rays of light incident on the surface get refracted into the medium on the other side. The laws of refraction are valid at each point of the spherical surface. A lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces, at least one of which should be spherical. The focal length of lens is determined by the radii of the curvature, that is R1 and R2 of the two surfaces. और उसकी refractive index कितनी है n of the medium of the lens with respect to the surrounding medium. Depending on the R1 and R2, a lens behaves a diverging and converging lens. The ability of a lens to converge or diverge is known as power, that everyone knows. अब देखते हैं इसके questions. So the first question of the case study is an object is placed at the point B. कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट B पर रखा है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है U है एंड द इमेज डिस्टेंस कितनी है V है। आर रिलेटेड है, आपको U की लोकेशन दी है, आपको क्या बोला है कि ये स्फेरिकल सरफेस मिरर दिया है आपको, इसको आप ड्रॉ करते हो तो इसका ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। यहां पर मीडियम आपको डिफरेंट दी N1 एंड N2, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो N2 का मीडियम है दैट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर के केस में जो हमारी इक्वेशन होती है नॉर्मली दैट इज N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। बच्चे करेंगे यहीं पर गलती, क्या गलती, ये भी तो दी गई है ना यहाँ पे, बस ये टिक कराएंगे। बट सोचो यहाँ पर क्या बोला है, तो हमें बोला क्या है कि हमें ये कॉन्केव मिरर जो दिया गया है इस कंडीशन पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या था कि ये जो मीडियम होता था ये होता था आपका रिफ्रैक्टेड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। बट यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हो तो यहाँ से तो निकलेगा अपना क्या इंसिडेंट मीडियम। तो ये जो आपका N2 है वो आपका किस में रखा है, इंसिडेंट रे के मीडियम में रखा है ना, कि जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, और N1 का है जहां पर हमारी इमेज क्रिएट हो सकती है ना। तो यहाँ पर ये जब आपका फॉर्मूला तब एप्लीकेबल था जब ये N2 जो है वो आपका रिफ्रैक्टेड मीडियम में हो, ये इमेज डिस्टेंस होगी, ये आपका क्या हो इंसिडेंट मीडियम में हो और उसके अपॉन में आएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। एंड ये भी फिर से वही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ही। बट इन केस ऑफ दिस वन N2 के नीचे क्या आना चाहिए, फिर U आना चाहिए भाई, क्योंकि N2 हमारा इंसिडेंट मीडियम में है जहां पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, वही वाला, तो वहीं से तो इंसिडेंट रे निकलेंगी जहां पर ऑब्जेक्ट होगा, इमेज से निकलेंगी क्या, नहीं, है ना।
ठीक है, तो आपका ये इसका हो जाएगा लास्ट डी ऑप्शन। अगर कोई लोग इस लॉजिक से करते हैं ना, आई एम वेरी श्योर कि ना गलत नहीं होता। लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे और कैलकुलेट करने से फालतू में टाइम वेस्ट ही होना है। तो जस्ट इस तरीके से देखोगे आपका आ जाएगा। वहां पर जो फिगर भी होता था ना जिसको हम प्रूफ करते थे, वो ये वाला लेते थे। ये कौन सा होता था, कॉन्वेक्स हो जाता। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखते हैं इसका बी पोर्शन, जिसमें बोला है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने रखा है एयर में एट अ डिस्टेंस आर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग surface of radius of curvature r. If the medium on the other side of the surface is glass, then the image is. कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास है अब कॉन्वेक्स स्फीयर, कुछ इस तरीके से मिरर, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। यहाँ पर है आपका रेयरर मीडियम, यहाँ पर है आपका डेंसर मीडियम। यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से रे गई इंसिडेंट रे, यहाँ पे आपने अपना नॉर्मल ड्रॉ किया। जैसे ही आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, और जानते हो कि जब भी कोई इंसिडेंट रे रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, यहाँ पर बैंड हो गई। जब यहाँ पर बैंड होगी, ये डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास का है, ये क्या है, एयर का है। तो यहाँ पर जो इमेज क्रिएट होगी वो आपकी रहेगी तो रियल ही। एंड कहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है, ग्लास के अंदर फॉर्म्ड हो रही है, तो रियल एंड फॉर्म्ड इन ग्लास हो जाएगी। हो गया, ठीक है, हो गया सॉल्व। ये तो इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। आपने देख लिया कैसे आ गया, ये भी बता दिया मैंने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रियल क्यों बोल रही हूँ, ये बात समझ में आ गई ना, वर्चुअल तो नहीं है। ठीक है, मिरर के पीछे तो फॉर्म हो नहीं रही है, यहीं पर फॉर्म हो रही है, इसीलिए रियल है। ग्लास में क्यों है, कि ग्लास वाले मीडियम में फॉर्म हो रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सी पोर्शन की। इसमें बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट 2f इन फ्रंट ऑफ अ इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज। तो बच्चों यार ये क्वेश्चन ना जिसका गलत हो गया ना, तो उसने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्योंकि 10th क्लास में जब हमने लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का जब हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया था, तो वहाँ पर मैंने एक जीआईएफ बताया था। उस जीआईएफ में देखा था आपने कि अगर हमारे पास इक्यू कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से होता है, और जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2f पर होता है, तो 2f वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी 2f पर फॉर्म्ड होती थी, कुछ अगर याद आ रहा हो तो, और वो सेम साइज की रहती थी। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो जल्दी से जाके 10th क्लास में जो हमने जो जीआईएफ देखा था, या फिर जहां पर भी आपने अपने नोट्स बनाए वहां पर जाके इसका रिवीजन कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, कहाँ फॉर्म्ड होगी, 2f पर ही फॉर्म्ड होगी। तो 2f पे अगर फॉर्म्ड हो रही है तो रियल है। साइज क्या है, मैग्नीफाइड, छोटा कि सेम, सेम है, तो रियल एंड ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस हो गया, सिंपल था ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं डी पोर्शन की। डी में बोला है कि थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड थिन डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, जिसको हमने कोएक्सियली कांटेक्ट में ले आए हैं। तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स हो गया, ये रहा। डाइवर्जिंग है, इन दोनों को पास में इस तरीके से हम ले आए। इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है हमारी 20 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी नो दैट डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और इसकी तो पॉजिटिव होती है। ऑल्सो वी नो दैट कि अगर आपको पावर कॉम्बिनेशन का निकालना है, दैट इज नेट पावर या फिर इक्विवेलेंट पावर, तो वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। यहाँ पर 2 लेंस है तो 2 हमने ऐड कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P का P होता है हमारा 1/f, तो P1 हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आपका निकल कर आएगा 1/10 प्लस 1/-20। ये आपका सॉल्व हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। ये आपका 1/20 निकल कर आया। तो अभी तक आपने जो यहाँ पर यूनिट है वो आपने किस में रखी है, सेंटीमीटर में रखी है। और जब हम जानते हैं कि जब आपकी पावर आपको डायोप्टर में चाहिए होती है, तो आपका फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होना चाहिए, है ना। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो किस में,
तो ये आपका निकल कर आएगा 1/0.2 मीटर। यहाँ से आप बोल दोगे कि ये निकल कर आ जाएगा +5 डायोप्टर। कैसे आ गया, इसको 10 कर लो, +5 डायोप्टर कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए यहाँ पर, दैट इज योर ऑप्शन 2। दैट्स इट। क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपको ये वाली लाइन जो है क्लियर होनी चाहिए कि दोनों को पास में लेकर आए तो जो नेट पावर कॉम्बिनेशन होगा वो इक्विवेलेंट पावर के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, और साइन कन्वेंशन के रूल्स पता होने चाहिए। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ई पोर्शन की। 12 के ई पोर्शन में बोला गया है कि कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is cut into 2 identical parts along the dotted line as shown in the figure, the focal length of each part। अब देखो यहाँ पर अगर ये पूरा कंबाइंड भी है, कंबाइंड है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें सेम ही दिया गया है। अब अगर इस पूरे का फोकल लेंथ f है ना, मान लेते हैं कि f1 है। अब इसको हमने अगर दो आइडेंटिकल, अगर ये आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं तो हम शायद से कोई डिफरेंस होता, अगर ये आइडेंटिकल पार्ट्स में आप कट भी कर दोगे इसको, अगर इतना भी, अगर ये पूरे का f है तो इतने का भी तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, दोनों का f ही f रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ तो उतना ही रहेगा उस लेंस का, क्योंकि आइडेंटिकल है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम दिया गया है इसीलिए। ठीक है, तो आप आई थिंक कि आज का पूरा सेशन जो है सेट 4 हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे सेट 5। तो आई होप आज हमने जितना भी सेट 4 सॉल्व किया आपने भी कर लिया अच्छे से सॉल्व। इसके पहले भी हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 कवर किए, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंकि सारे सेट्स को आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिखेंगे जिनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ये एक ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ भाई, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, है ना। जैसा कि आप जानते हो लर्नो हब फ्री है फॉर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।